नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगली क्लास देखेंगे, जिसमें हम जो भी क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टैटिक पोर्शन से आते हैं उनको समझेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और उन टॉपिक को रिवाइज करेंगे। एक तरह से आपकी रिवीजन क्लास है जिसमें इस टॉपिक के बारे में आपने पहले से पढ़ा होगा, तो आपको ये टॉपिक करने हैं, ठीक, रिवाइज। चलिए पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की किस विज्ञान नीति का मुख्य लक्ष्य रिसर्च एवं डेवलपमेंट R&D पर सरकारी खर्च को बढ़ाकर देश की जीडीपी का 2% करना है। ठीक है, ये कौन सी विज्ञान नीति आई थी जिसमें ऐसा सोचा गया था? तो उसमें आप देखेंगे तो विज्ञान नीति 1958, 1983, 2003 और उसके बाद आप देखेंगे विज्ञान और नवाचार नीति 2013, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहले देखिए, पहले टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखिए, इसमें पहली विज्ञान नीति कब आई थी? 1958, 1958 में आई थी, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना और अंधविश्वास को कम करना है। और आपने देखा होगा इसी के बाद जो IITs थी उनको स्टेब्लिश किया गया ताकि साइंस को, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके, रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के फील्ड में काम किया जा सके। अब देखिए, प्रौद्योगिकी की नीति जो आई, टेक्नोलॉजी जो नीति आई वो 1983 में आई। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था तकनीकी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनाना और स्वदेशी तकनीकी का विकास करना। तो हम क्या कर रहे थे इस नीति में? हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी के सेक्शन में भारत देश खुद से ही चीजों को कर ले, आत्मनिर्भर हो जाए। फिर जब 2003 की नीति आई, जिसे हम विज्ञान नीति 2003 के नाम से जानते हैं, इसमें यह बोला गया कि रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो हमारी जीडीपी के 2% के बराबर किया जाना चाहिए। ठीक है, जो कि अभी तक नहीं किया जा सका है, लेकिन कोशिश यही है कि जब हम अपने जीडीपी का 2% R&D पे खर्च करने लगेंगे तो हम ग्रोथ के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए 2013 की नीति भी देख लीजिए। 2013 में विज्ञान और नवाचार नीति आई, जिसका नारा था विज्ञान समाज के लिए, साइंस फॉर सोसाइटी। इसका लक्ष्य ब्रेन ड्रेन को रोककर ब्रेन गेन में बदलना था। अब यहाँ ब्रेन ड्रेन कैसे है? जब IITs बनी तो जो बच्चे IIT से पास आउट होते थे वो बड़ी कंपनियों में जॉब ले लेते थे और फॉरेन चले जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप IIT को देखेंगे, IIT बॉम्बे से, IIT दिल्ली से कोई बच्चा पढ़ा, उसको मान लीजिए कि अमेरिका में कोई अच्छी जॉब मिल गई बड़ी कंपनी में, तो वो वहां चला जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, कि जो लोग बहुत काबिल हैं वो दूसरे देश में जाके अपनी सुविधाएं देने लगते हैं, जबकि वो पढ़ाई भारत में करते हैं, वो भारत के निवासी रहते हैं। तो उन्हें हमें अपने ही देश में रखना है, जिससे हमें उनकी जो भी एक्सपर्टीज है उसका फायदा हमें मिल सके, भारत को मिल सके। ये चीज ध्यान रखें। अब 2020 में जो पॉलिसी आई, ये नवीनतम विज्ञान नीति है। ठीक, इसके तहत 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन की बात की गई है। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत को शीर्ष 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों में शामिल करना है। रिसर्च में महिलाओं की भागीदारी को 30% करना है। एक ये भी प्रश्न है कि रिसर्च में जो महिलाएं, उनकी भागीदारी बहुत कम है। ठीक है, ऐसा जब हम सर्वे कराते हैं तो हम देखते हैं कि डिग्री कॉलेज पहुंचते पहुंचते जो महिलाएं होती उनका पार्टिसिपेशन कम होने लगता है। अगर आप देखेंगे तो लोअर एजुकेशन में वो है, पर हायर एजुकेशन में वो नहीं है। IITs में अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल जैसा विभाग होता है। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसकी क्लास में मान लीजिए अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें मुश्किल से 20 लड़कियां होती हैं, वो भी बहुत मुश्किल से होती हैं, 80 लड़के ही होते हैं। तो ये जो गैप है इसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था कि 2% किस में कहा गया है, तो 2% कहा गया है 2003 की नीति में, सॉरी 2003 की नीति में, 2003 में। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर जिसका नाम था स्वराज, और चुनाव में उंगली पर लगाने वाली अमिट स्याही जिसमें नाइट्रेट होता है, किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी? अब ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, पर ये क्वेश्चन फैक्ट के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, तो इसे आपको
तैयार करना है, ठीक है। तो किसने की थी, आईसीएआर ने की थी कि डीआरडीओ ने की थी कि सीएसआईआर ने की थी कि बार्क ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इन सारे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए सीएसआईआर ने कोई न्यू डेवलपमेंट करी है, तो सीएसआईआर न्यूज में आ गया, और न्यूज में आ गया पर हमने जो क्वेश्चन देखा वो स्टैटिक फॉर्म में आ गया कि सीएसआईआर के बारे में पूछ लिया, तो आपको उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी स्थापना 1942 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारत के प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। ये तीनों पॉइंट इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर इसके संस्थापक थे। भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर स्वराज और चुनाव वाली जो अमिट स्याही है सिल्वर नाइट्रेट युक्त, इसी ने बनाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो हो गया सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो ये चीज इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो 1942 में। एक पॉइंट ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इसके प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद करना, सीएसआईआर का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक। और जो पहला ट्रैक्टर बनाया गया तो वो स्वदेशी, वो स्वराज नाम से बनाया गया, वो सीएसआईआर ने बनाया। और जो स्याही होती है, जब आप वोट देने जाते हैं तो एक इंक लगा देते हैं ना उंगली पर, बहुत लंबे समय तक लगी रहती है, और वो एक बार लग गई तो कुछ भी कर लीजिए छूटती नहीं है, धीरे धीरे ही छूटती है। तो वो जो स्याही थी वो इनके द्वारा डेवलप की गई थी। अब हम देखेंगे आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई, 1929 में। ये आपको ध्यान रखना, भारत में हरित क्रांति लाकर खेती में पैदावार बढ़ाने का श्रेय इसी को जाता है। तो जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, तो आप हरित क्रांति में देखेंगे तो आईसीएआर इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और हरित क्रांति का टाइम पीरियड 1955 से आगे का होता है, इसके बाद होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही साल तो होगा नहीं, ठीक। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, उनका नाम बताइए। और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो मेडिकल के फील्ड में आईसीएमआर रिसर्च करता है, एग्रीकल्चर के फील्ड में आईसीआर वो रिसर्च करता है। और आप सीएसआईआर देखेंगे तो काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च की जा रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। कभी कभार आपसे खाली लिख देगा आईसीएआर, इसका फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक। अब ये कब बना और किस फील्ड में इसने काम किया, अब इसमें आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था जिसे कोरोना की स्वदेशी दवा कोवैक्सीन बनाई थी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगली संस्था कौन सी है, परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, विद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये है कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये किसके, सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बार्क आ जाइए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए बार्क के बारे में। कब स्थापना हुई, 1954 में। कहां पर है, तो ये है मुंबई में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहां पर है, तो कहां पर है, मुंबई में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो वो हुई 1954 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह और इसने यही 1956 में भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा स्थापित हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। भारत और एशिया का पहला परमाणु जो रिएक्टर था उसका नाम अप्सरा था, और वो कहां पर स्थापित किया गया, बार्क में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर एक संस्था होती है सीडैक, ठीक, तो ये 1988 में पुणे में स्थापित करी गई। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीडैक कहां पर है, तो सीडैक कहां पर है, सीडैक पुणे में है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूना, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई, 1991 में। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000, तो हमने आपको ये चीज बताई है, जब कंप्यूटर की क्लासेस आप देखते हैं तो उसमें बात हुई है कि जो पहला कंप्यूटर था वो सीडैक की मदद से बताया गया। जो सीडैक संस्था है वो सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट में काम करती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप बोले तो डॉक्टर विजय पी भटकर जो थे भारतीय सुपर कंडक्टर
के जनक, सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के सेक्शन में आपसे पूछता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं वो कौन है? तो भारत में अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है कि वो हैं डॉक्टर भटकर जी। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर पूछे कि किस संस्था ने बनाया था, तो CSIR ने बनाया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सब आपके स्टैटिक के पोर्शन में हो गए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं के संदर्भ में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, जिसको हम IVRI के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं जो भी हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, वो कहाँ पर हैं वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो लखनऊ, इज्जतनगर, कानपुर, प्रयागराज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखिए, लखनऊ में कौन कौन सी संस्था है? तो लखनऊ में सबसे पहले भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जिसे हम IISR बोलते हैं, शुगर केन रिसर्च, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। अब राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जिसको NBRI कहते हैं, ये 1953 में, ये भी लखनऊ में है। तो लखनऊ में कौन कौन सी संस्था है? IISC है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। फिर आप देखेंगे तो NBRI, जो कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान इंस्टीट्यूट है, वो भी लखनऊ में है। फिर आप देखेंगे CDRI, जिसे हम केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहते हैं, वो भी आपका लखनऊ में है। तो ये 3 संस्थान भी हैं, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पढ़ने हैं। जैसे कि एक है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान, IITR, ठीक, ये लखनऊ में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो 3-4 संस्थान यहाँ पर हो गए। ऐसे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बहुत सारे संस्थान हैं, तो उनको आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेबल रिसर्च संस्थान कहाँ पर है, ठीक, दलहन रिसर्च संस्थान कहाँ पर है। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में, ये हमने आपसे पूछ लिया। भारतीय शर्करा अनुसंधान, ये कानपुर में। अब इसमें 2 चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर चीनी संस्थान पूछेगा तो चीनी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। पर अगर गन्ना संस्थान पूछेगा तो वो लखनऊ में है। इसमें डिफरेंस याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन हो जाती है, गलत हो जाता है। चीनी संस्थान या शर्करा संस्थान जब पूछता है तो हम कानपुर आंसर लगाते हैं, और अगर शुगर केन संस्थान पूछता है तो हम लखनऊ लगाते हैं आंसर। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ठीक, ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लखनऊ के ये संस्थान, इसके अलावा भी 4-5 संस्थान और हैं। फिर ये कानपुर के संस्थान इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा बरेली में एक जगह पड़ती इज्जतनगर, वहां पर ये IVRI, जिसे हम बोलते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये कहां पर है? ये इज्जतनगर, बरेली में। प्रयागराज में देखिए हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये प्रयागराज में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे नाम याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उनके बारे में भी आपको धीरे धीरे फर्दर क्लासेस में रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज्जतनगर, बरेली। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो के उस रॉकेट का नाम क्या है जिसे बाहुबली कहा जाता है और जिससे चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो इसरो ने चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में भेजा है, और किस रॉकेट से भेजा है? उसी रॉकेट को हम बाहुबली रॉकेट के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सा है? PSLV, LVM-3, SLV-3 और SSLV। तो हमने देखा है। इसकी एक बार पूरी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि कैसे कैसे होता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो एक क्वेश्चन आप यहां से याद कर लीजिएगा, ठीक है, विक्रम साराभाई। फिर को इसरो की स्थापना की थी, तो 15 अगस्त 1969, ये डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। कब ये, इसमें क्या बना था? इसमें इसरो स्थापित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए कैसे 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 हमने जो रॉकेट है उनका डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले SLV-3 था,
जो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था जिसमें ठोस इंजन होता था। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद अगला देखिए, अब आ गए पीएसएलवी में। तो पीएसएलवी को इसरो का वर्क हाउस, सबसे भरोसेमंद कहा जाता है। और आप देखेंगे पीएसएलवी C60, पीएसएलवी C62 आपने पढ़ा भी है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें। ईएसओ जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी उसको पीएसएलवी C62 से भेजा गया था। तो 62 रॉकेट्स अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं पीएसएलवी के। तो पीएसएलवी बहुत भरोसेमंद है। और इसमें क्या है, 4 चरण में ये रॉकेट होता है। भारत का पहला लिक्विड इंजन विकास इंजन उपयोग हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, इसमें जो भी स्टैटिक फॉर्म में डेटा आपको बताया जा रहा है वो डेटा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। जैसे पूछ लेगा जो पीएसएलवी होता है, जो पीएसएलवी रॉकेट है वो उसमें कितने स्टेजेस हैं, तो उसमें 4 स्टेजेस हैं। ठीक, और उसमें लिक्विड इंजन भी यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ गए जीएसएलवी में। तो ये भारी उपग्रह को लेकर जाता है जिसमें क्रायोजेनिक ईंधन। अब क्रायोजेनिक इंजन कैसे होते हैं, अति ठंडे तापमान पर काम करने वाले तरल हाइड्रोजन, तरल ऑक्सीजन लगा होता है। तो इसमें ये पूछता है कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अति ठंडे तापमान पर काम करते हैं जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीएसएलवी में इनका उपयोग किया जाता है। फिर LVM-3, इसी को हम बाहुबली कहते हैं क्योंकि भारत का सबसे भारी रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। तो सबसे भारी रॉकेट है, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पेलोड लेकर जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, भारी भरकम सैटेलाइट को भी ले जा सकता है, इसलिए इसको बाहुबली कहते हैं। अब SSLV देखिए, छोटे ग्रह के लिए मिनी रॉकेट है जो 72 घंटे में तैयार हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। SSLV जो है वो अभी जल्दी ही डेवलप किया गया है जिसमें हम छोटे रॉकेट्स को भेजते हैं, हैवी रॉकेट्स को नहीं भेजते हैं। अब LVM पूछेगा तो बाहुबली क्यों, क्योंकि बहुत भारी भरकम रॉकेट को भेजा जाता है और चंद्रयान 3 को इसी से भेजा गया था। अब आप देखिए, एक NGLV होता है, इसरो का भविष्य रॉकेट है जो वापस धरती पर आ सकेगा, ग्रीन ईंधन पर चलेगा। तो ये हमारी डेवलपमेंट चल रही है, इसरो इस रॉकेट पे काम कर रहा है। ये NGLV रॉकेट है। ठीक है, NGLV लॉन्चिंग व्हीकल होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये ग्राउंड पे वापस आ जाएगा। जैसे रॉकेट गया ऊपर, सैटेलाइट को लॉन्च किया, फिर रॉकेट वापस आएगा, तो वापस भी आएगा। और इसमें क्या यूज करेंगे हम, ग्रीन ईंधन यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर एक आ रहा है आगे स्टेप 4 में पुष्पक। पुष्पक क्या है, इसरो का स्वदेशी स्पेस शटल है जो हवाई जहाज की तरह रनवे पर उतर सकता है। तो ये शटल है, ये क्या करेगा, जैसे हवाई जहाज रनवे पे उतरते हैं वैसे ही ये रनवे पे उतर जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि किससे भेजा गया, जिसको हम बाहुबली कहते हैं। तो जो LVM-3 है इसको हम बाहुबली कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जिसमें 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उसका नाम क्या है। तो ये चीज हमने इस पे कई बार बात की है, आपको जो भी क्लासेस अभी तक पढ़ाई गई हैं उसमें गगनयान पर बात की गई है। और यहाँ गगनयान के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। निसार सैटेलाइट के बारे में हमने बात की थी आपसे कि नासा और इसरो मिलकर ये सैटेलाइट डेवलप कर रहे हैं जिसका काम है कि पर्यावरण को मॉनिटर करना। तो निसार तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आदित्य L1 है ये सन के लिए मिशन भेजा गया। ठीक, सन की जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं, तो सन का लैग्रेंजियन पॉइंट 1 जो है वहां पर ये जाएगा, तो ये सन के लिए। मंगलयान ये मंगल पर जाएगा। तो ये तीनों ही नहीं है। यहाँ पर क्या बचा, अंतरिक्ष में भेजना है, तो गगन जो होता है वो अंतरिक्ष होता है, इसीलिए इसका नाम गगनयान रखा गया है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, मून मिशन क्या है, हमने अभी चंद्रयान 3 की बात की थी, उसके पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये 3 मिशन लॉन्च हो चुके हैं। चंद्रयान 4 भी मिशन लॉन्च होगा जिसके बारे में हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है। ठीक है, तो वहां से उसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। अब चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, मान लीजिए कि चंद्रयान 4 के बारे में न्यूज में है, पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया चंद्रयान 1 के बारे में कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, तो इसलिए स्टैटिक पार्ट भी पता होना चाहिए। तो 2008 में लॉन्च किया गया था, चांद पर पानी की खोज की। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था, क्रैश स्थल को तिरंगा पॉइंट कहा गया। अब चंद्रयान 3 में देखिए, ये 2023 में लॉन्च हुआ और ये दक्षिण ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया भारत। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब चंद्रयान 3 जो था वो मून के जो साउथ पोल था वहां पर उतरने वाला उतरा,
तो उसके बाद वो भारत पहला देश बन गया पूरे विश्व में जिसने दक्षिण ध्रुव पे अपना मिशन उतार दिया। ठीक है, जिस स्थान पर विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट और नाम दिया गया और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया। अब इस वाली उसमें आप देखेंगे तो आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं। चंद्रयान 1 कब आया? 2008 में। चंद्रयान 2 कब आया? 2019 में। चंद्रयान 3 कब आया? 2023 में। उसमें शिव शक्ति पॉइंट दे दिया गया जहां पर वो उतरा, और उसके साथ साथ जो 23 अगस्त था उस दिन वो उतरा था, तो 23 अगस्त को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विक्रम लैंडर जहां पर उतरा था उसे हम शिव शक्ति पॉइंट बोला गया था। दक्षिण ध्रुव पे उतरने वाला रोवर भारत पहला देश बन गया इसमें, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब मंगलयान देखिए, जिसको हम मॉम मिशन भी कहते हैं, ये 2013 में लाया गया था। पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे सस्ता मिशन था। तो ये चीज आपको ध्यान होगी। इस पे रिलेटेड एक मूवी भी बनाई गई है ना, जिसमें अक्षय कुमार और बाकी सब हैं जिन्होंने इस मूवी का, जिसमें एक पूरा प्रिडिक्शन वो दिखाया है, डिपिक्शन किया है कि कैसे कैसे मिशन में काम किया गया, कैसे कैसे इसरो ने मेहनत करी और कैसे हमने सस्ते में इस मिशन को लॉन्च कर दिया। अब आदित्य L1 क्या है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन है। ये लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट। तो जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है वहां पर जाएगा। इसका मुख्य कैमरा उपकरण VELC है जो सूर्य के कोरोना की तस्वीरें लेता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। फिर ह्यूमन फ्लाइट, ये हम आ गए गगनयान पे। इसमें क्या करना है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इस मिशन में इंसानों के पहले अभी हमने व्योम मित्र नाम का एक महिला रोबोट ह्यूमनॉइड अंतरिक्ष में जाएगी। तो पहले हम एक ह्यूमनॉइड को भेजेंगे जिससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि वहां पे कैसे काम हो रहा है, चीजें वहां पर पता चलेंगी। उसको भेजकर सही सलामत वापस लाने की कोशिश करी जाएगी, मिशन क्रैश ना हो, क्योंकि अंतरिक्ष पर अगर हमें लोगों को भेजना है तो उनको सही सलामत वापस भी लेकर आना है। तो ये सारी चीजें टेस्टिंग चल रही है। तो व्योम मित्र का नाम ध्यान रखिएगा। व्योम मित्र क्या है? ह्यूमनॉइड है जिसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। फिर आप देखिए नेविगेशन, हमने नाविक के बारे में पढ़ लिया। भारत का अपना स्वदेशी जीपीएस है। जैसे हमने जीपीएस होता है ना, आप देखते होंगे कि आपको कहीं भी जाना है तो लोग कहते हैं मैप लगा लीजिए, मैप लगा लीजिए, है ना। उबर बुक करिए, ओला बुक करिए, रैपिडो बुक करिए, तो क्या करते हैं? मैप लगा लीजिए। तो मैप कैसे होता है? वो जीपीएस सिस्टम होता है, वो ट्रैकिंग सिस्टम होता है। हमने मान लीजिए किसी जगह की लोकेशन डाल दी, फिर उसको ट्रैक कर लिया। तो वैसे ही भारत अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसका नाम है नाविक। तो ये ध्यान रखिएगा। 2035 तक हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन, ये हमने बात की थी कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन ये बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। 2040 तक चांद पर इंसान को उतारने का प्रयास किया जा रहा, मतलब उतारा जाएगा। तब तक के लिए पूरी मेहनत की जा रही। पहले अंतरिक्ष में भेजेंगे, फिर चांद पर भेजेंगे। तो ये पूरा डेवलपमेंट है। यहाँ से 2008 से लेकर आप देखेंगे तो 2040 तक का पूरा प्लान यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया। इससे रिलेटेड अब आपको कोई स्टैटिक क्वेश्चन मिल जाए। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि पहले वो करंट अफेयर्स का पार्ट था पर वो अब पुरानी न्यूज हो गई, तो अब वो स्टैटिक का पार्ट हो गया। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा ही रिलेवेंट रहते हैं, हमेशा ही उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसरो के बारे में अगर आपसे पूछ लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे करंट में तो इसरो का मिशन था पर पूछ लिया, इसरो के बारे में मेरा गलत हो गया, ये नहीं कह सकते। आपको इसरो के बारे में भी एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बहुत डीप नहीं तो बेसिक तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया IGMDP कार्यक्रम, तो यहां से ये याद कर लीजिएगा IGMDP कार्यक्रम जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें इन्होंने जो मिसाइल बनाई उनको एक नाम दे दिया गया, सिनोनिम्स, मतलब एक नाम उनका बना दिया गया जिसको पटना के नाम से हम जानते हैं। उसमें N का क्या अर्थ है और उसको दागो और भूल जाओ तकनीकी पर काम करती है, तो आपको बताना है। अब जैसे देखिए इसमें निर्भय ये N से है, नाग N से है, निसार N से है, पिनाका P से है। तो आप देखेंगे तो इसमें ये 3 ही होंगे N से, पिनाका तो होगा नहीं क्योंकि पिनाका तो P से होता है। फिर हम इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं क्योंकि देखिए अभी भी इन मिसाइल्स पे क्वेश्चन आता है। तो अगर आप देखेंगे तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी और आप देख रहे होंगे कि डीआरडीओ की स्थापना इसरो से पहले की गई थी। इसरो की स्थापना 1969 में की गई और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई। तो 58 से 69 11 साल का फर्क है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पहले डीआरडीओ बना था, इसका नारा था शक्ति का स्रोत विज्ञान में है। तो इसमें आप देखेंगे IGMDP 1983 में कार्यक्रम के तहत
एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ने भारत को मिसाइल निर्माण में आत्मनिर्भर बनाया, इसीलिए हम एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। भारत के मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मिसाइल डेवलप करने के लिए। अब इसमें देखिए पटना में कौन कौन सी है? पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल और एन से नाग और ए से आकाश। ये 5 मिसाइल है जो अभी भी बन रही है, जैसे पृथ्वी 3, पृथ्वी 4, आप ऐसे पढ़ते जाते हैं, अग्नि 4, अग्नि 5, तो उनकी और बेहतर और उनको बेटर बनाया जा रहा है और बेटर बनाया जा रहा है। तो ये 5 मिसाइल बनाकर मिसाइल मैन बन गए और उन्होंने मिसाइल की फील्ड में बहुत अच्छी डेवलपमेंट करी थी, ठीक। अब नाग देखिए क्या है, ये एंटी टैंक मिसाइल है, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, ठीक है। और एक हेलिना इसी का हेलीकॉप्टर संस्करण है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसी को हमने हेलीकॉप्टर में जोड़ के बना दिया तो उसको हम हेलिना बोलते हैं। और ये क्या है? फायर एंड फॉरगेट, एक बार फायर कर दिया उसके बाद आपको भूल जाना है, फिर आप वो अपने आप अपना पाथ डिसाइड करेगी, तो ये चीज होती है फायर एंड फॉरगेट में। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है और फायर एंड फॉरगेट के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। फिर आप देखिए अग्नि, अगर हम अग्नि 5 की बात करें, भारत की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 प्लस किलोमीटर से चलती है। मिशन दिव्यास्त्र तकनीक से एक ही मिसाइल में कई परमाणु बम रखे जा सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है, 5000 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर सकती है और इस पे हम परमाणु बम फिट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ब्रह्मोस देखिए, तो ब्रह्मोस क्या है? अब यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत और रूस की क्रूज मिसाइल है, तो ये आपको ध्यान रखना। ब्रह्मोस के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, भारत और रशिया ने पूछेगा ब्रह्मोस, भारत और रशिया भारत के साथ किस कंट्री ने मिलकर बनाई है? तो रशिया ने बनाई है, ठीक है। सुपरसोनिक गति मैक 2.8 से 3 है, सुपरसोनिक गति है इसकी, तो इसको हम क्रूज मिसाइल बोलते हैं। याद रखिएगा ब्रह्मोस क्या है? ये है क्रूज मिसाइल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्रूज मिसाइल है। फिर प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट कुशा क्या है? भारत का अपना आयरन ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे एक आयरन ड्रोन की तरह इस तरह से पूरे कंट्री को कवर करेगा। कोई भी जो भी वो आते हैं ना ड्रोन्स, वो आके अटैक करेंगे या सैटेलाइट करेगी तो वो उसको डिसफंक्शन कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं? ध्वनि की गति से 5 गुना, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, उससे अगर 5 गुना तेज कोई मिसाइल चल रही है तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। इन्हें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नाग, पिनाका नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और निसार हमने आपको बता दिया, नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है, तो ये चीज, ये तो सैटेलाइट है तो ये तो नहीं होगा, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए, भारत की पहली पूरी तरह से भारत में बनी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी कौन सी है? तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, न्यूक्लियर पावर से चलने वाली द्वारा निर्मित, भारत ने खुद बनाई हो, उस पनडुब्बी का आपको नाम बताना। तो आईएनएस कलावरी, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस विक्रांत की आईएनएस अरिहंत, ये बहुत न्यूज में था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 4-5 साल पुरानी न्यूज हो गई है, लेकिन तब भी आपसे अरिहंत पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। देखिए अब देखिए सबमरीन्स क्या होती है? सबमरीन्स पनडुब्बियां जो पानी के अंदर चलती हैं। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु युक्त सबमरीन है। फिर आप देखेंगे, फिर आईएनएस अर्धमन है, सबसे नई परमाणु पनडुब्बी है जो K4 मिसाइलें 3500 किलोमीटर की रेंज को पानी के अंदर से दाग सकती, इसीलिए भारत जो विश्व में थल, जल और वायु ये तीनों सेना में टॉप पे आता है। कई टॉप कंट्रीज में वन ऑफ द कंट्री भारत है, क्योंकि हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्ट ये 75 के तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां जैसे कलवरी, खंदेरी बनाई गई हैं, ठीक। इसमें आप देखेंगे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक यूज करी गई है, जिससे बैटरी चार्ज करने के लिए पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता। तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, एयर की जरूरत नहीं है प्रोपल्शन करने के लिए,
तो उससे क्या होगा, पानी के अंदर ही बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो ये फायदा है। अब आप देखेंगे सरफेस शिप्स, जो सतही जहाज होते हैं, तो जो INS विक्रांत है ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम वाटर में भी लैंड करा सकते हैं, है ना। जैसे कोई जेट है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई वो है पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो आप देखिए कोई एयरक्राफ्ट है जिसको हमें समुद्र में ही लैंड कराना है, तो वो हम किसके ऊपर करा सकते हैं, वो हम विक्रांत के ऊपर करा सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये भारत का पहला है। अब एयरक्राफ्ट और ड्रोन आप देखेंगे तो आप पढ़ते हैं LCA तेजस, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो कौन सा है, वो है तेजस, ठीक है। भारत में बना हल्का फाइटर जेट है, ये हल्का फाइटर जेट है, इसीलिए L लिखा हुआ है इसमें लाइट, ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। फिर ड्रोन क्या होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वो व्हीकल्स जो किसी आदमी द्वारा चलाए नहीं जा सकते। आप ड्रोन देखते होंगे, उसका एक रिमोट होता है जिससे ड्रोन उड़ता रहता है ना, तो वो ड्रोन होते हैं। ये क्या करेंगे, इसमें नाम कुछ याद रखिएगा, रुस्तम 2, ठीक है, घातक, ये सारे क्या करें। अब देखिए घातक क्या है, लड़ाकू UAV है जो बम गिरा सकता है, ठीक। और रुस्तम आप देखेंगे तो उसमें कैमरे लगे हैं, वो निगरानी के लिए यूज करते हैं। दृष्टि तेल, ये नौसेना के लिए अडानी डिफेंस द्वारा निर्मित स्वदेशी ड्रोन है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है कि सिर्फ इसमें से यही क्वेश्चन आ जाएगा कि LCA तेजस क्या है, तो आपको बताना है कि वह हल्का फाइटर जेट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अगर आपसे पूछ लेगा रुस्तम क्या है, तो उसमें लिख देगा कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ड्रोन है। ऐसे कोई ऑप्शन पूछ लेगा कि हेलीकॉप्टर है कि मिसाइल है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर हम उसको ड्रोन कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में चरण 2 जो सेकंड स्टेप है, उसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक, में रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की जगह किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि जो परमाणु ऊर्जा बनाए जाते, रिएक्टर बनाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं तो बहुत ह्यूज एनर्जी निकलती है। तो अगर हम उस रिएक्टर को ठंडा नहीं करेंगे तो वहां पर आग लग सकती है, वो बस्ट हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको ठंडा करते रहते हैं। तो हम वहां पर भारी जल जो होता है वाटर, वो कूलेंट नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह पे हम कौन सा कूलेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम तरल सोडियम यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन हमने आपको बेसिक साइंस के चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आप देखिए डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में थोरियम, थोरियम कहाँ मिलता है, केरला की रेत में मिलता है, ठीक, का उपयोग करने के लिए 3 चरणीय परमाणु योजना बनाई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले चरण में क्या था, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली बनाई जाएगी और रिएक्टर को ठंडा और नियंत्रित करने के लिए भारी जल यूज किया जाएगा, ठीक। परमाणु रिएक्टर रोकने के लिए कैडमियम और बोरान की कंट्रोल रॉड्स उसमें लगाई जाती है। तो ये चीज आपको देखना। अब दूसरे चरण में आ गए फास्ट ब्रीडर। तो ये क्या, इसमें ईंधन खाता है जो ज्यादा बनता है, इससे ठंडा रखने के लिए पानी की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, तरल सोडियम। तो ये याद रखिएगा। पहले में कौन सा यूज किया है, पहले चरण में हमने यूज किया हैवी वाटर, अब हम यूज कर रहे हैं तरल सोडियम। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो थोरियम है 232 को यूरेनियम 233 में बदलकर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक, और इससे हम ऊर्जा पैदा करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक आपको ध्यान रखना है, फ्रांस में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सूर्य रिएक्टर, वो कौन सा है, ITER है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने अपने संलयन रिएक्टर का नाम आदित्य रखा है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पे देखिए, जैसे भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर आ गए, तो ये तो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बन गया कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कौन लेकर आया, कब लेकर आया, उसका क्या कहा। तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस से जो पानी है, पानी क्या होता है, वाटर जो होता है वो क्या होता है, H2O। तो इसमें हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पानी से हम क्या निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। और अगर आप पानी से हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो ये कैसा ईंधन होगा, ये ग्रीन ईंधन है, ग्रीन एनर्जी है, ठीक। तो ये प्रदूषण मुक्त होता है। अब बायोफ्यूल्स आप देखेंगे, तो बायोफ्यूल्स जो होती हैं
वो कौन उसमें जनरेशन है। तो पहली जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम इथेनॉल यूज करते हैं जो गन्ने से मिलता है। सेकेंड जनरेशन में हम कृषि कचरे को यूज करते हैं, और जब हम थर्ड जनरेशन में आते हैं तो हम शैवाल यूज करते हैं, अलगी यूज करते हैं। तो अलगी यूज करके अगर हम फ्यूल बनाते हैं तो उसको बायोफ्यूल कहते हैं, है ना। सबसे पहले अगर आप देखें तो उसमें 3 जनरेशन है। तो पहली जनरेशन में बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए हम इथेनॉल का यूज कर ले जो गन्ने से मिलता है। फिर दूसरी जनरेशन में हम चले गए तो जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है उस वेस्ट को यूज कर लिया। जब तीसरे में गए तो जो समुद्र में शैवाल होते हैं, एल्गी होती हैं, उनको यूज करने लगे। तो इन सब से हम बायोफ्यूल्स बना रहे हैं, और ये सारी चीजें हमें रिप्लेसमेंट है, जो रिप्लेसमेंट है पेट्रोल डीजल इस तरह के फ्यूल्स का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब ये वो क्वेश्चन था, इसमें तरल सोडियम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कार्बन की एक परत वाली वह कौन सी चादर है जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत और पारदर्शी होती है। तो स्टील से भी 200 गुना ज्यादा मजबूत होती है, वो कार्बन की परत से बनी होती है। तो ये आपने पढ़ा, देखिए कार्बन डॉट्स का यहाँ मतलब नहीं है, नैनो यूरिया से कोई मतलब नहीं है, कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्रेफीन यही 2 ऑप्शन में है, या फिर नन हो जाएगा। तो इसमें होता है ग्रेफीन, बहुत स्ट्रांग होती है, उसमें परत 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 हम जोड़ते चले जाते हैं तो वो हो जाती है बहुत स्ट्रांग। देखिए ग्रेफीन कार्बन की एक परत चादर, पतली चादर होती है। कार्बन एक ऐसे स्लाइस, फिर इसके ऊपर एक स्लाइस, इसके ऊपर एक स्लाइस, ऐसे ऐसे लगाते चले जाते हैं। वो इतनी पतली होती है कि वो पता नहीं चलती, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये 200 गुना ज्यादा मजबूत भी होती है। अब स्टील की जगह पे हम ग्रेफीन को यूज कर सकते हैं, इसलिए मजबूती के लिए। कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्रेफीन का गोल मोड़कर पाइप बनाने पर वो CNT बन जाता है, जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट में किया जाता है। अब हमने देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों चाहिए, क्योंकि जब सोल्जर्स हैं, जो पुलिस कर्मी है, कहीं पर जाते हैं, कहीं पर ऐसी स्थिति होती है जहां गोली चल जाती है। देखिए जो बॉर्डर पे है उनके लिए तो है ही, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, उनको तो जरूरत पड़ती है जहां वो डायरेक्ट गोली। तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट इतनी स्ट्रांग होती है कार्बन नैनो ट्यूब की बनी कि उससे आर पार बुलेट नहीं जा पाती है, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमने क्या किया, पहले हमने ग्रेफीन की शीट्स बनाई, फिर उन शीट्स को हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे इस तरह से लपेट दिया, ठीक है, गोलाकार मोड़कर। तो ये ऐसा बन जाएगा, इस तरह का कुछ बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, ये नैनो कण हैं जो अपने साइज के हिसाब से अलग अलग रंग की रोशनी देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ये क्वांटम कंप्यूटिंग का पार्ट है, तो वो वहां से। अब देखिए एक हमने पढ़ा है, देखिए अगर हम सूक्ष्म जीव, एक माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं तो होता है AMR, जिसे हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोध सुपरबग हो जाता है तो इसे कहते हैं हम मूक महामारी। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एंटी बैक्टीरियल कोई दवा है, उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, पर उसको आपने बीच में छोड़ दिया, तो क्या होगा कि जो बॉडी है या जो बैक्टीरिया है उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा। रेजिस्टेंस का मतलब कि अगर आप फिर वो एंटीबॉडी खाएंगे तो अब आपको वो असर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज होती है MR में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फिर आप देखें कि और इसमें रेड लाइट कैप क्या होता है, तो रेड लाइन कैप क्या होता है, एंटीबायोटिक दवाओं पर लाल पट्टी लगाई जाती है। तो इससे ये पता चले एंटीबायोटिक, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इंसान को बिना डॉक्टर से मिले, बिना डॉक्टर के परामर्श के एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक खाने से बॉडी की जो बैक्टीरिया है, या मान लीजिए किसी बीमारी के जो बैक्टीरिया है, वो उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। फिर आप वो एंटीबायोटिक दोबारा खाएंगे, मान लीजिए बीच में आपने छोड़ दी, कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो बाद में खाने पर वो दवा आपको असर ही नहीं करेगी। तो फिर उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, अब एक होता है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप क्लोनिंग देखिए। तो क्लोनिंग में हमने पढ़ा है कि भारत में गरिमा भैंस बनाई गई थी जो करनाल में बनी थी, क्लोनिंग से बनी थी। अब देखिए SCNT तकनीकी से जीव में हूबहू फोटोकॉपी, जैसा वो होगा एकदम सेम वैसा ही दिखने वाला दूसरा जीव बना लिया जाएगा। तो अगर आप देखें तो डॉली भेड़ पहली स्तनधारी क्लोन थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इनमें से कौन पहली स्तनधारी क्लोन थी, तो उसका नाम है डॉली भेड़। तो ये ध्यान रखिएगा। और भारत में गरिमा भैंस, करनाल में, कश्मीर में नूरी पश्मीना बकरी, तो इनके क्लोन बनाए गए थे, ठीक। फिर आप देखिए जीन एडिटिंग,
तो जीन एडिटिंग क्या होता है, एक जैविक कैंची है जो खराब डीएनए को काटती है। जैसे मान लीजिए कि जीन्स है, एडिटिंग है, तो हम क्या करेंगे, जो बॉडी में डीएनए है, जो व्यक्ति के सेल में डीएनए है, उस डीएनए को कट करके जहां से वो गड़बड़ है उसको काट के वहां से उसको सही कर देंगे, तो जीन एडिटिंग करते हैं। तो इसकी कौन सी टेक्निक होती है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्पर Cas9। ये नाम याद रखेगा, बस आपसे इतना ही पूछेगा, इसमें बहुत डिटेलिंग में नहीं पूछेगा, बस यही पूछ लेगा क्रिस्पर Cas9 कौन सी टेक्निक है। तो ये क्या है, ये जीन एडिटिंग टेक्निक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कार्टी सेल थेरेपी, एक कार्टी सेल थेरेपी होती है, ये कैंसर के इलाज में बहुत मतलब कि बहुत इफेक्टिव है। इस पर अभी बहुत शोध चल रहा है, आईआईटी बॉम्बे ये सब इंस्टीट्यूट मिलके इस पे भी बहुत शोध कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है उसमें टी सेल्स होती हैं, तो टी सेल्स को लैब में सुपर सैनिक बनाया जाता है। तो टी सेल्स बॉडी में क्या करती हैं, वो लड़ने की, फाइट करने की कैपेसिटी उनमें होती है, तो वो उनको इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि वो कैंसर सेल से भी लड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाए बॉडी के अंदर ही, तो उनको हम एक तरह से फाइटर बना देते हैं। तो ये कार्टी सेल थेरेपी होती है, भारत की पहली। इसमें अगर आप देखेंगे तो NEX CAR-19, ये क्या है, ये भारत की पहली स्वदेशी कार्टी सेल थेरेपी है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें से हर टॉपिक जो आपको पढ़ाया गया है उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए गृह मंत्री ने I4C, तो ये I क्या है, इंडियन, 4C तो 4C है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो ये इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि है 1930, ठीक है, 1930। तो ये हेल्पलाइन नंबर पे आप साइबर धोखाधड़ी के बारे में बता सकते हैं। अब देखिए, एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और जीआई टैग, तो इसमें क्या होता है, पेटेंट लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई आविष्कार कर लिया तो वो उसका पेटेंट ले लेता है। अगर वो पेटेंट ले लिया तो अब सेम चीज उससे हेल्प लिए बिना या उसके सामान को यूज किए बिना कोई नहीं बना सकता है, ठीक, तो ये चीज हो जाएगी। अब इसमें पेटेंट क्या होता है, ज्यादातर दवाइयों का होता है। मान लीजिए किसी ने कोई कैंसर ड्रग डेवलप कर लिया जो बहुत ही कारगर है, तो उस पर वो पेटेंट ले लेता है, अब उसको कोई और नहीं डेवलप कर सकता, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिलता है, 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको पूछता है और इसमें यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं उसको, कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में वो प्रोडक्ट जो है वो फेमस है, तो हम उसको जीआई टैग दे देते हैं। 10 साल के लिए दिया जाता है। और सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था, जो दार्जिलिंग की टी है, चाय है, उसको 2004 में दिया गया, तो यह ध्यान रखिएगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो महोबा का देशावरी पान, बागपत का रटौल आम, गोरखपुर का टेराकोटा मिट्टी कला, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, ठीक, ये सारी चीजें, और एटा का जलेसर का धातु शिल्प घंटी, तो इन सबको जीआई टैग दे दिया गया है, ठीक है। और जीआई टैग देने से क्या होता है, इनका प्रमोशन होता है, भारत लेवल पे इनकी डिमांड पड़ती है और विश्व लेवल पे भी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हेल्पलाइन नंबर आपने देखिए साइबर सुरक्षा और अधिकार, तो साइबर सिक्योरिटी और राइट्स, ये आपको कंप्यूटर में भी पढ़ना है, जिसमें मालवेयर और ये सारी चीजें पढ़नी है, और साइंस में इससे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि अब आपसे पूछ लेगा कि राइट टू प्राइवेसी इसमें होती है। तो एक केस हुआ के पट्टा स्वामी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार कहा। तो अगर राइट टू प्राइवेसी है तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी फोटोज को प्राइवेट रख सकते हैं, अपनी चीजों को प्राइवेट रख सकते हैं, तो ये चीजें हैं। फिर भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, तो ये डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत इंटरनेट पे अपना डेटा डिलीट करने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फोटो इंटरनेट पे अपलोड करी, फिर आपने उसको अगर डिलीट कर दिया, तो राइट टू बी फॉरगॉटन, और वो डिलीट होने के बाद सब जगह से हट जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर सेव रहे, तो वो ये राइट टू फॉरगॉटन का अधिकार है। अब रैंसमवेयर की बात करिए तो रैंसमवेयर क्या है, ये एक तरह का वायरस है जो कंप्यूटर फाइल को लॉक करके फिरौती मांगता है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो वानाक्राई, एक बार क्वेश्चन यही आ गया था कि वानाक्राई क्या है, तो उसमें लिखा हुआ था
क्या है, मालवेयर है कि रैंसमवेयर है। तो रैंसमवेयर, अब ऐसे कई तरह के वो होते हैं, साइबर सिक्योरिटी में टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जो रैंसमवेयर पूछेगा, तो रैंसमवेयर का मतलब फिरौती मांगना, कि जैसे आपकी फाइल सब लॉक कर दी, अब आपसे कह रहा है इतने पैसे आप देंगे तो आपका कंप्यूटर की जो ये फाइल है उसको हम अनलॉक करेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक है जीरो डे वल्नरेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर की ऐसी खामी जिसका पता कंपनी को भी नहीं चल पाता, तो ये चीज है। अब हेल्पलाइन, तो हमने इसका हेल्पलाइन नंबर आपको बता दिया 1930। ये ध्यान रखिएगा कि साइबर धोखाधड़ी, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार फोन आते हैं और वो ओटीपी भी वो पूछते हैं, अगर आप ओटीपी बता देंगे तो आपका पूरा पैसा कट जाएगा। या आप बोलेंगे कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं या हम साइबर सिक्योरिटी से बोल रहे हैं, इस तरह से आपसे बोलेंगे, फिर डिजिटल अरेस्ट करेंगे या फिर आपसे फिरौती मांगेंगे। तो इन सारे तरह की चीजें होती है। तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930 पे। कभी भी आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो तो आप 1930 पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।